Hello and welcome back to our channel part 2 of Rebirth of Gangster Wife चैप्टर 11 मोह। दिखाई हर्ष ने रक्षित पर और कमरे में अपनी नजरें दौड़ा के कहा, भाई यहाँ पर सब कुछ इतना बिखरा क्यों है, जैसे किसी की लड़ाई हुई हो। उसकी बात सुनकर सभी देखने लगे। फिर से हर्ष ने कहा, भाई कहीं भाभी ने फिर से तो नहीं मारा आपको? हा 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 कहते हुए हर्ष जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि रक्षित की तेज नजरें उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी कच्चा ही निगल जाए। रक्षित के नजरों का तपिश महसूस करके हर्ष अपना दांत दिखाना बंद कर देता है। वही रक्षित तीनों को घूर के कहता है, अगर तुम तीनों का हो गया हो तो बाहर जाओ, मुझे सोना है। उसकी बात सुनक तीनों एक दूसरी को देखते हैं। उसके बाद हर्ष है, भाई भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? हर्ष ने बोला तो, लेकिन डरते हुए। वह जानती है उसके भाई को गुस्सा आ गया तो उनका काम तमाम है। खैर अब तो रक्षित को किसी भी कीमत पर जवाब देना ही था। वह ऐसे बात पलट नहीं सकता और सच भी नहीं बता सकता, बेचारे की इज्जत चली जाएगी। रक्षित ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अमृता वॉशरूम गई है। फिर थोड़ी अकड़ में कहा, हो गया ना, अब निकलो चलो बाहर। रक्षित ने गेट के तरफ इशारा करते हुए कह, वही तीनों ने अपना मुंह बना लिया। तभी हर्ष ने अपना अगला सावल कर लिया, जिसे सुरक्षित अंदर तक जल गया। हर्ष कहता है, भाभी वॉशरूम के क्यों है? ऐसा क्या हो गया? अब ये सब रक्षित के सर के ऊपर से जा रहा। उसने अपने गुस्से का घोर पिया, क्योंकि इस वक्त गुस्से से काम लेने पर उसका ही नुकसान होने वाला था। इसीलिए उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हारी भाभी को थोड़ा ज्यादा हर कर दिया है, इसीलिए वो वॉशरूम गई है। अब ये मत पूछना कि क्या किया है, वरना अगली सुबह तुम नहीं देख पाओगे। हर्ष कहता है, भाई मैं यह नहीं पूछने वाला था, मैं तो कहने वाला था कि। फिर उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, ग्रीन भाई आप तो बड़े फास्ट निकले, क्या बात है? थोड़ा आराम से, भाभी नाजुक है। हर्ष ने तो मजाक में कहा, लेकिन उसने सोते हुए शेर को उठा दिया, जिसकी आंखें लाल और मुट्ठी कस गई थी। लोग सही कहते हैं, किसी से प्यारा से चार बातें क्या कर लो सर पर चढ़ जाते हैं, वही हाल हर्ष का हो गया। रक्षित ने प्यारा से बात क्या कर लिया? कैसे कैसे सवाल करने लगा है। इससे पहले मैं कुछ करूं, मेरे आंखों से दूर हो जा, वरना आज के आज तुझे यहीं पर मार डालूंगा। रक्षित ने बेहद गुस्से में कहा, जिसे सुन के तीनों के पसीने छूट गए और तीनों जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जाने लगे। तभी रक्षित ने फिर से कहा, अगर तुम तीनों दोबारा यहाँ आए तो एक एक को वह सजा मिलेगी जो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसकी बात सुन तीनों ने अपना सिर झुका के कहा, सॉरी बॉस, गलती हो गई, दोबारा नहीं आएंगे। तीनों ने एक साथ कहा और कमरे से बाहर निकल गए। रक्षित ने बालों में हाथ फेरा और एक नजर वॉशरूम के गेट को देख के बिस्तर पर लेट गया। उधर बाथटब में अमृता आराम से सो चुकी थी। उसे देखकर यह कोई यह नहीं कह सकता है कि वहां सोने से उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बड़े आराम से सो रही थी। अगली सुबह अमृता जो बाथटब में सोई थी, अचानक से उसके कानों के खटखट की आवाज आने लगी। उस आवाज से अमृता की नींद टूट गई। वह अपने आंखों के मसलते हुए उठकर बैठ गई। यार अब सुबह सुबह कौन पिटना चाहता है मेरे हाथों से? ये लोग ना ऐसे काम ही करते हैं कि मैं इन्हें पीट दूं। खुद से बड़बड़ा हुए अमृता ने जमाई लिया और बाथटब से बाहर निकल के वॉशरूम का गेट खोल के कमरे से झांका। जब कोई नहीं दिखा तो आराम से अंदर आते हुए कहती है, चलो अच्छा हुआ सुबह सुबह बंदर की शक्ल देख को नहीं मिला। अरे अरे अमृता कैसे नाम ले रही है सुबह सुबह? बजरंग बली के रूम का नाम नहीं लेते हैं, सॉरी। भगवान जी अपने इस बहादुर भगत को क्षमा प्रदान करें। खुद से कह अमृता कमरे में आ गई। तभी फिर से बाहर से किसी ने गेट नॉक किया। एक पल के लिए अमृता घबरा गई, कहीं रक्षित तो नहीं आ गया, कल का बदला लेने लगा। तो अमृता कुछ सोच के धीरे से जाकर गेट खोलती है। बाहर खड़े इंसान को देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तुम? अमृता ने कहा, भाभी आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से गेट नॉक कर रही हूँ पर कोई खोल नहीं रहे। हर्ष ने अंदर आते हुए कहा और हाथ में पकड़ा थाली टेबल पर रख के खड़ी हो गई। तभी अमृत ने कहा, वो मैं वॉशरूम में थी इसीलिए सुनाई नहीं दिया, सॉरी। हर्ष कहती है, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है भाभी? अमृता कुछ देर उसके चेहरे को निहारती है और कहती है, क्यों नहीं जरूरत है सॉरी की, अपनी गलतियां सभी को एक से करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। हर्ष कहती है, हम उसने थाली टेबल पर रख तो अमृता ने पूछा, ये क्या है? हर्ष ने कहा, मम्मी ने आज पहनने के लिए आपके लिए साड़ी और कुछ गहने दिए हैं, आप इसे पहन के तैयार हो जाए। अमृता कहती है, क्यों आज कुछ है क्या? हर्षी स्माइल के साथ कहती है, भाभी कल ही तो आपकी शादी हुई है,
और शादी के बाद कुछ रस्में होती है जो पूरा करना होता है। आप ये साड़ी पहन के नीचे आ जाए, आज कुछ लोग आपको देखने आ रहे हैं। आखिर अब आप सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू बन गई है तो रिश्तेदारों को तो आप जानती ही है। अमृता कहती है, रिश्तेदार मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, मेरे मुंह दिखाई से उनका क्या लेना देना। हर्ष एक पल थमती गिरा। हर्ष कहती है, कोई बात नहीं, आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाए, उसके बाद आप सब कुछ समझ जाएगी। रिश्तेदार होते कौन है, अपनी बात कह के हर्षी कमरे से बाहर चली जाती है और अमृता साड़ी को देख के अपना रोने जैसा मुंह बना के कहती है, साड़ी मैं कैसे पहनूंगी, मुझे तो आती भी नहीं। अगर उसे कहती तो क्या सोचती मेरे बारे में, मैं इतना बोलती हूँ और साड़ी पहननी नहीं आती। हम अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोच के साड़ी लेकर अमृता वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अमृता रेडी होकर खुद को मिरर में देख कर कहती है, आए किसी की नजर जा लगे, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। हम अब तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। वह खुद से बड़बड़ा रही थी, तभी हर्ष ने अंदर आके कहा, भाभी आप तैयार हो? उसकी नजर जैसे ही अमृता पर पड़ी, वह अपनी जगह पर ही रुक गई और उसका मुंह खुला का खुला रहा गया। अमृता ने जब हर्षी को कुछ ना बोलता देखा तो अपना मुंह बना कर कहा, हर्ष क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? उसकी बात सुन हर्ष ख्यालों से बाहर आकर कहा, भाभी आप तो पूरी वो लग रही है, क्या कहते हैं, ललन टॉप। स्माइलिंग फेस, सच में भाई ने देख लिया ना तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। भाई का नाम सुन अमृता का मुंह बन गया। उसने सोचा, भाड़ में जाए, उसको मैं खुद को ना देखने दूं। हम अमृता ने अपना सर झटका और मिरर में खुद को देखने लगी। फिर थोड़ी देर में हर्षी अमृता को लेकर नीचे की तरफ बढ़ गई। वहीं नीचे लिविंग रूम में औरतें की भीड़ लगी थी। सब हाथों में जूस का ग्लास पकड़ के हंस हंस के बात कर रही थी। एक ने कहा, सुरभि अगर तुम्हारे छोटे बेटे ने शादी का स्टेटस नहीं कहा होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुमने अपने बड़े बेटे की शादी ऐसे चोरी छुपे करवा दिया है। उनकी बात सुन सुरभि रक्षित की मां, जो सिल्क की शादी पहन रखा था, गले में महंगे डायमंड की नेकलेस, वो बस स्माइल देते हुए बैठी थी। वैसे से भी कौन सा वो इस शादी से खुश थी, इसलिए नहीं कि लड़की पसंद नहीं है, बल्कि दुश्मन के घर की बेटी है। उसके भाई ने तो घर की खुशियां छीन लिया, पता नहीं वह भी सब कुछ बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वह खुश नहीं, बस लोगों को दिखावा कर रही थी खुश रहने की। वही दूसरी औरत ने कहा, अरे भाई पहले इनकी बहू तो देखिए कैसी है। हम जब अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आए थे तो उन्होंने ये कह के माना कर दिया कि इनके बेटे को हमारी बेटियां नहीं पसंद है, तो देखते हैं इनका बेटा कहा कि यह पारी लेकर आया है। औरत की बात सुन के एक बार फिर सभी औरतें मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। वही बगल के बैठे हर्ष और संस्कार जी बैठे थे। इन सभी की बात सुन उनका तो मुंह ही है गया था। हर्ष तो सबका जवाब देना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने पहले से ही माना कर दिया था कि कोई कुछ नहीं कहेगा, बस रश्म करके कैसे भी सबको बाहर भेजना है, बस कोई गड़बड़ ना हो जिससे उनके घर की इज्जत जाए। अब को अमृता के हाथों में है। खैर सभी बात करने के लगे थे, तभी सबके कानों में दक्ष की आवाज गई, भाभी आ गई। उनकी बात सुन सभी एक साथ सीढ़ियों से आ रही अमृता को देखने लगे। उसे देख सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। चैप्टर 12 अमृता की साड़ी छुटी। इस वक्त सबकी नजर अमृता पर टिकी थी, जो रेशमी मखमल की रेड साड़ी पहन के नीचे ही आ रही थी। चलते वक्त उसके पैरों की पायल की आवाज पूरे घर के शोर मचा रही। वहीं नीचे खड़े लोगों की नजर जैसे उस पर जमच गई थी। भले ही अमृता ने इस वक्त घूंघट ले रखा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसके मोर जैसी चाल, साड़ी में उसकी बॉडी की उभर रहे शेप सभी के आंखों के बस गए थे। इसलिए किसी को उसके चेहरे से ज्यादा उसकी चलने की चाल पसंद आ रही थी। एक औरत ने अमृता को देख के कहा, मुझे लगता है सुरभि की बहू बहुत खूबसूरत है, इसीलिए उसने अपने बेटे की शादी चोरी छुपे से करवाई थी। वही दूसरी ने कहा, ये बात उसी सा ने मत कहना, नहीं तो इतराने लगेगी। हम वही हर्ष ने अमृता को एक साइड से पकड़ रखा था, क्योंकि अमृता के सिर पर घूंघट हर्ष ने ही रखवाया था। कुछ देर पहले, हर्ष तुम ये क्या कर रही हो? अमृता ने साड़ी के पल्लू को हर्ष के हाथों से लेते हुए कहा। वही हर्ष ने फिर से अमृता के हाथों से साड़ी का पल्लू लेकर ऊपर सिर पर रखते हुए कहा, भाभी मम्मी ने कहा है कि आप नीचे सिर पर घूंघट करके आएंगी, क्योंकि वह सब आपको देखने आते हैं। हालांकि हम सबने देखे आपको, लेकिन वह लोग तो नहीं देखे हैं ना, इसीलिए अभी के लिए यह जरूरी है। अमृता अपना मुंह बना कर कहती है, लेकिन हर्षी मुझे कुछ दिखेगा नहीं, मैं कैसे चलूंगी? हर्षी कहती है, आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं आपको लेकर चलूंगी, मेरे होते हुए आप गिर नहीं सकती है। उसकी बात सुन के
अमृता स्माइल कर देती है और दोनों वहां से नीचे के तरफ बढ़ जाती है। प्रेजेंट टाइम। हर्ष अमृता को नीचे लेकर आए और एक बड़ा सा सोफा जो अमृता के बैठने के लिए ही रखा गया था, हर्ष उसी पर बैठा देती है और सारी औरतें भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती है और अमृता को गौर से देखने लगती है। तभी एक औरत जो अमृता को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी, उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वही अमृता का घूंघट के अंदर उसका दम घुटने लगा था और उसके कमर में अजीब सी खिंचाव भी होने लगा। उसने कमर से साड़ी थोड़ा नीचे करते हुए कहा, यह इतना कसा है, बस छूटे ना। बड़ी मुश्किल से पहना है, कहते हुए वह सोचने लगती है अमृता साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी पर उसे हो नहीं रहा था। उसने फोन में देख के पहनने की भी कोशिश करी लेकिन पेटीकोट की वजह से उसे चलने में दिक्कत होने लगी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने पेटीकोट निकाल के नीचे जीन्स पहन लिया, लेकिन जीन्स पर साड़ी टिकना मुश्किल था, इसीलिए रक्षित के बेल्ट को निकाल के उसने कमर में बांध लिया और उसमें साड़ी फंसा के टिका दिया। प्रेजेंट टाइम। अमृता की मुंह दिखाई स्टॉट हो गई। एक औरत आगे बढ़ अमृता को देखने उसने धीरे से घूंघट उठा के अमृता का चेहरा देखा तो उसी पर थम सा गई। वही अमृता ने अपनी नजरें नीचे कर संस्कारी लड़की की तरह बैठी थी, क्योंकि उसे ये सब हर्ष ने करने को कहा इसीलिए वह बैठी थी। वही उस औरत ने कहा, सुरभि तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है पर नाक बहुत लंबी है। फिर से मिलकर सारी औरतें हंसने लगी। वही सुरभि जी ने बस स्माइल कर दिया, कुछ कहा नहीं। उधर उनकी बात सुन अमृता तुरंत अपनी नाक चेक करने लगी और बड़बड़ा आया, मेरी नाक इतनी छोटी तो है फिर भी यह पागल औरत बड़ा कह रही है, अंधी कहीं की इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की देखी नहीं होगी कभी। हम्मम आंटी जो आप सही से देखिए, मेरी भाभी बहुत सुंदर है। हर्ष ने कहा तो सुरभि जी उसे घूर के देखने लगी तो हर्ष चुप होकर अपनी जगह पर बैठ गया। अब धीरे धीरे सभी औरतों ने अमृता को देख के उसके हाथों के लिफाफा दे दिया और साथ में उसके चेहरे में एक एक कमी भी बताती गई, जिससे अमृता बुरी तरह झल्ला गई थी। और साथ हर्ष और हर्षी को भी उन औरतों की बात अच्छी नहीं लगी। वह लोग लगातार अमृता को नीचे दिखा रहे थे। ये लोग रिश्तेदार हैं? अमृता ने घेरे से हर्षी से पूछा तो उसने कहा, हम यही होते हैं रिश्तेदार, खुद का अच्छा दूसरा का बुरा सोचने वाले। अच्छा है तुम्हारे पास नहीं है? अमृता कहती है, हम सही कहा, भाड़ में जाए इनकी। तो मन तो कर रहा है कि एक एक को यहीं से उठाकर बाहर फेंक दूं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि एक औरत चल के अमृता के पास आके खड़ी हो गई और कहा, बेटा नाचना गाना तो आता होगा। अमृता ने उस औरत के पास देखा तो मन में कहा, अरे आंटी क्या बात पूछ लिया, डांस तो मेरा फेवरेट है। अमृता को डांस करना उतना ही पसंद है जितना अब के टाइम में लोगों का फोन से चिपके रहना। टीयर्स ऑफ जॉय, मेरा भी हाल वही है। ग्रीन बात सुन अमृता जल्दी में हाँ में सर हिला देती है तो वह औरत कहती है, आती है ये तो अच्छी बात है, फिर देर किस बात की, चलो थोड़ा हम भी देखें कि सिंघानिया खानदान की बहू कैसा नाचती है। हाँ हाँ हाँ। अमृता की उनका टोन कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन वह तो डांस करने की खुशी के ज्यादा ध्यान ना देके डांस करने के लिए खड़ी हो गई और धीरे से हर्ष को गाना भी बताया दिया किस पर उसे डांस करना है। थोड़ी देर के लिविंग रूम के बीचों बीच अमृता खड़ी थी और उसके आसपास सारी औरतें। हर्षी भी वही थे, बस उनके डैड अपने स्टडी रूम में चले गए थे। अमृता इशारा करती है तो हर्षी साउंड चालू कर देती है, बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आंख मारे, कमसिन कमरिया साली एक थमके से लाख मारे, नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आए, हुस्न की तिल्ली से बीड़ी चिल्लम जलाने आए, चिकनी चली छुप के अकेली पहवा चढ़ा के आए, चिकनी चमेली छुप के अकेली पहवा चढ़ा के आए। अमृता के सर पर अभी भी घूंघट था और वह उसे लेकर बड़े अच्छे से डांस कर रही थी। वही सारी औरतों के साथ घर वाले भी थोड़ा हैरान और खुश भी थे। वह एक एक स्टेप बड़े अच्छे से कर रही थी। उसके साथ साथ हर्ष और हर्षी भी अपने जगह पर थमक लगे थे। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे जलते अंगारे के लुंगी में, हाय गहरे पानी की मछली हूँ, राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं, होए जानलेवा जलवा है, देखने में हलवा है, प्यार से परोस दूंगी टूटले जरा। ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखाने आए हुस्न की तिल्ली से बीड़ी चिल्लम जलाने आए चिकनी चमेली छुप के अकेली पहवा चढ़ा के आया, चिकनी चमेली छुप के अकेली पहवा चढ़ के आए, चिकनी चमेली छुप के अकेली पहवा चढ़ा के आए चिकनी चमेली। स्टेप खत्म होने के बाद वह म्यूजिक पर गोल गोल घूमने लगी। तभी पीछे से एक औरत उसके आसपास घूमते घूमते उसके बेहद करीब आ गई, लेकिन अमृता ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
बस नाचने में लगी रही वही उस औरत ने बाकी औरतों को देखा तो सबने आंखों से कुछ इशारा किया तो वह औरत अमृता के तरफ अपना पैर बढ़ा के उसके साड़ी के प्लेट को पैरों से दबा देती है, जिससे अचानक से अमृता की साड़ी उसके कमर से छूट जाती है। एक पल के लिए सब कुछ थमसा जाता है। अमृता की साड़ी के पास ऊपर का पल्लू उसके सिर पर था, बाकी जमीन पर जितना अमृता हैरान थी उतना ही बाकी घर वाले भी थे। इस वक्त अमृता सबके सामने खुद को बहुत मजबूर समझने लगी। उसके आंखों के आंसू भर गए खुद की हालत देख के। वो उसी तरह खड़ी रही। तभी एक औरत ने हंसते हुए कहा, सुरभि तुमने अपनी बहू को साड़ी पहनना नहीं सिखाया था क्या? दूसरी ने कहा, वो क्यों सिखाएगी, ये तो माँ बाप करते हैं। कहता है इस लड़कियां माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। हा हा हा। तीसरी ने कहा, लेकिन सच मैं आज से पहले ऐसी मुंह सिखाई नहीं देखी थी। पहली बार यह नजारा देखने को किया। बहू की तो साड़ी ही छूट गई, देखो तो पेटीकोट की जगह जीन्स पहन रखा है मैडम ने। हा हा हा। सभी फिर से हंसने लगी। तभी सबके कानों में एक बेहद कड़क और गुस्से से भरी शब्द गई, बस। चैप्टर 13 सभी ने किया अमृता काली माँ के दर्शन। इस आवाज को सुनकर सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां से रक्षित अंदर के तरफ आ रहा था। उसके पीछे युग। इस वक्त वह बेहद गुस्से के लग रहा। वही औरतें रक्षित को देख के डर से एक जगह पर आके खड़ी हो गई। इधर हर्ष अपनी नजरें फेर के खड़ा अमृता की को ऐसे हालत नहीं देख सकता, और वही हर्षी उनकी माँ तो अभी सदमे में ही थी। असल में रक्षित ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन अचानक से उसकी एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही रह गई थी, जिसे लेने वह यहाँ आया था। और उसे सुबह ही पता चल चुका था कि आज अमृता की मुंह दिखाई है। फाइल के बहाने वो ये सब भी देखना चाहता था। खैर रक्षित ने आगे आया और अमृता के साड़ी को उठा के उसके ऊपर डाले, उसे ढक दिया और उसे साइड से पकड़ के खड़ा हो गया। लेकिन अमृता ने कुछ नहीं कहा, वह बस ऐसे ही खड़ी रही। उसके आंखों के सामने इस वक्त कुछ दूली यादें चल रही थी, जिसे याद कर उसके आंखों में आंसू भर गए थे। प्लीज मेरी आंटी के साथ ऐसा मत करिए प्लीज। एक छोटी सी बच्ची जो महज 10 साल की होगी, वह घुटनों के बल बैठ के अपने हाथ जोड़ के रो रही थी। उसी सामने 2 से 4 हटे कट्टे आदमी हाथ में हॉकी लेकर खड़े थे, जिन्हें देख वह बच्ची रोते हुए इनसे रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन जैसे उन आदमियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। हंसते हुए कहते हैं, अंडरस्कोर क्या मैडम अपने आश्रम के बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है क्या? आपने से बड़ों के बीच नहीं आते हैं, इसे कहिए कि यहाँ से जाए। हम बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं। अगर ये यही हमारे काम के बीच में आए तो हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। कुछ गलत हो गया तो बाद में हमें दोष मत दीजिएगा, उन आदमियों के लीडर ने कहा। तभी सामने कॉटन की सफेद साड़ी में जो औरत खड़ी थी, उसने उस बच्चे को पकड़ के खड़ा करते हुए कहा, रितिका बेटा आप अंदर आओ। रितिका कहती है, नहीं आंटी मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये लोग अच्छे नहीं है। रितिका की बात सुन वो औरत भावुक हो जाती, उनके आंखों से आंसू निकल के गालों पर आ जाए है। वह सोचती है, तुम इतनी छोटी हो के मेरे बारे में सोच रही हो और यहाँ खड़े लोग बस तमाशा देख रहे हैं। इस औरत ने अपने आंसू साफ कर कहा, बेटा आपकी आंटी कह रही है ना, अंदर जाओ, बाकी बच्चों के पास मैं इनसे बात करती हूँ। रितिका उनकी बात मान के अंदर के तरफ जाने लगती है। तभी वह आदमी उस औरत से कह है, चलिए मैडम हमारे बाकी पैसे दीजिए और थोड़ा जल्दी, हाँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। वह औरत कहती है, मुन्ना भाई अभी तो पैसे नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में खर्चे हो गए, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए, इस बार पक्का दे देंगे। वह आदमी कहता है, वो मैडम जी 6 महीने से यही सुन रहा हूँ। हाँ अब बस पैसे दो, वरना हमारे आदमी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर डर जाती है और अपनी पल के नीचे झुका लेती है, जिसे देख वो आदमी समझ जाता है पैसे नहीं मिलेंगे। वह वहां से जाते हुए अपने आदमियों से कहा है, कुछ भी करो पैसे लिए बिना मत आना। अपनी बात कह के वह आदमी वहां से चला जाता है और उसके आदमी जो इस औरत को अजीब नजरों से ही देख रहे थे, उसके पास बढ़ने लगते हैं। वही आश्रम के अंदर जा रही रितिका के कदम वही रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़ के उन आदमियों को देखने लगती है। वही वे आदमी उस औरत से पैसे मांगते हैं, पर जब वो कुछ नहीं कहती तो भरी समाज के सामने उसकी साड़ी पकड़ के खींच लेते हैं, जिसे देख रितिका गुस्से से एक पत्थर उठाकर उस आदमी के ऊपर मार देती है। वही देख सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन रितिका रुकती नहीं है, नीचे से लगातार पत्थर उठाकर उनके ऊपर फेंकते हुए कहती है, पैसे चाहिए ना तो मैं दूंगी तुम सबको, अभी यहाँ से जाओ। अगर मेरे आंटी के साथ गलत किया ना तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। भले ही रितिका छोटी थी, लेकिन उसका
गुस्सा और धमकी सुनकर सभी डर गए और वहां से भाग गए। ये रितिका यानी अमृता के बचपन का वह पास्ट था जो आज उसके साथ आज तक एक कोने में दफन था। उस दिन से रितिका की पूरी जिंदगी बदल जाती है। प्रेजेंट टाइम मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करने की आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? रक्षित ने साइड से अमृता को पकड़े कहा, जिसे सुन एक पल के लिए सारी औरतें डर गई, लेकिन दूसरे ही पल उन्हीं में से एक ने कहा, तुम हम सब पर चिल्ला के अपनी बीवी के गलती को छुपा नहीं सकते हो। किसी के घर की बहू भला ऐसे लोगों के सामने आती है? दूसरी औरत ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, अरे हम तो यहाँ नई नवेली दुल्हन को देखने आए थे, हमें क्या पता था साड़ी ही छूट जाएंगे। हा हा हा। फिर से एक साथ सभी हंसने लगी। वही इन सब की बकवास सुन रक्षित गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है और बोलने को हुआ कि अमृता ने अपने पास से उसे दूर झटक दिया। यह इतना अचानक था। रक्षित खुद को गिरने से संभालने की कोशिश करने लगा, तभी युग पीछे से आके उसे पकड़ लेते हैं और हैरानी से अमृता की तरफ देखने लगता है। वह तो हेल्प ही कर रहा था, फिर उसने क्यों किया? वह यही सोच रहा, तभी अमृता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले अपना डायलॉग चेंज करके आओ, उसके बाद बोलना। उसकी बात सुन हर्ष हर्षी युग तीनों मुंह दबाए हंसने लगते हैं। वही अमृता फिर से सबके सामने मुड़ के कहती है, अंडरस्कोर आप सब ने सही कहा, आप लोग तो यहाँ नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आ है, तो ठीक से देखिए। उसकी बात किसी को समझ नहीं आई। तभी अमृता ने सर पर रखे पल्लू को एक झटके में निकल के और बची खुची साड़ी को भी खुद से अलग करके दूर फेंक दिया। वह सभी के सामने जीन्स और ब्लाउज में खड़ी हो गई और बाकी सब देख के हैरान हो गए। रक्षित ने देखा तो जल्दी से उसने पहले युग की आंखों पर हाथ रखा, जैसे उसके बीबी को कोई ऐसे देख ना ले। रक्षित क्या कर रहा है? हाथ हटा। युग ने रक्षित के हाथों को आंख पर से हटाते हुए कहा। रक्षित कहता है, अपनी आंखें खोलने की कोशिश भी मत करना, वरना इस महीने की सैलरी कट। मेरी बीवी अभी काली बनी है और तू उसे नहीं देख सकता है? युग कहता है, अरे लेकिन क्यों, कम से कम इसी बहाने मैं भी काली माँ के दर्शन कर लूं। ब्रिन रक्षित कहता है, कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप आंखें बंद करके खड़े रहना जब तक खोलने के लिए मैं ना कहूं। रक्षित उधर युग की आंखें बंद करने में लगा था, तभी उसके कानों में ऐसे आवाज गई जिसे सुनक वह पूरी तरह जल भून गया। भाई भाभी इस लुक में कितनी हॉट फायर लग रही है ना? हर्ष ने रक्षित के पास आके कहा। वही रक्षित उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, जिसे महसूस कर हर्ष ने अपने प्यारे भाई के काले चेहरे को देखा तो दांत दिखाते हुए खड़ा हो गया। ग्रीन इधर तो अमृता सच के कालिका का रूप रह रही, बाल हवा से उड़ रहे और आंखें खून की तरह। आज अमृता को खुद के सामने उसके बचपन के वही गुंडे दिख रहे थे जो वर्षों पहले आए थे, जिसने उसकी जिंदगी ही बदल के रख दिया। वैसे किस किस ने मुझे नहीं देखा था ठीक से, अब देख लीजिए और बताएं मैं कैसे लग रही हूँ। अच्छी ना, और जिसे ना लागू तो वह मेरे मुंह पर बोल सकता है। वह क्या है ना, मुझे झूठी तारीफ करने वाले पसंद नहीं है। अमृता कहते हुए अपने एक एक कदम उन औरतों के तरफ ले जाने लगी। वही अमृता को इसे देखा सारी औरतें का गला सूखने लगा डर से। फिर अमृता कहती है, अरे क्या हुआ, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा चलिए ठीक है, किसी को नहीं बोलना है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी, बस ये बताइए कि मेरी साड़ी किसने खींची? अपनी बात के वह हंथ बांध के खड़ी हो गई। वही सड़ी औरतें एक दूसरे को देखने लगे। उधर रक्षित दोनों की आंखें बंद करके खड़ा था, बेचारे देख नहीं पा रहे थे और अमृता की आवाज सुन उन्हें अंदाजा हो गया कुछ मजेदार ही होगा, इसीलिए बॉस और भाई का डर इग्नोर करके रक्षित के हाथों को दोनों ने पकड़ के नीचे कर दिया और अमृता के तरफ देखने लगे। इधर एक औरत घबराते हुए आगे आए और कहा, सुरभि आई, तुमने अपनी बहू को शर्म हया के साथ साथ तमीज भी नहीं सिखाई है? जो हम बड़ों से वह ऐसे बात कर रही है। वह औरत बोल तो रही थी, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा था। वही सुरभि जी ने कुछ नहीं कह, वह तो अंदर ही अंदर खुश थी। जो अमृता के साथ हुआ उन्हें भी पसंद नहीं आया था, भले ही वह घर की इज्जत को बरकरार रखने के लिए कुछ नहीं बोलती, लेकिन अमृता को रोका भी नहीं। तभी अमृता कहती है, आप मुझसे बात करिए, उनसे नहीं। वैसे आप ही थी जाको मेरे आसपास घूम रही थी, आपने ही मेरी साड़ी खींची है। औरत कहती है, तू पागल हो गई हो, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। वह तो ये थी। उन्होंने दूसरी औरत को इशारा किया। अमृता ने उन्हें देखा तो वह सकपका के अपनी आंखें गोल गोल घुमा लगी। तभी अमृता उनके पास जाकर उनके पल्लू को पकड़ के खींचने लगी, जिसे देख वह औरत अपनी साड़ी को कस के पकड़ लिया और घबराते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? मेरी साड़ी छोड़ो सूरभि, तुम्हारी बहू पागल हो गई है, रोको इसे, वह कुछ नहीं करेगी। और घबरादार
कोई बीच में आया तो आज उन्हें भी तो पता चले इज्जत और शर्म क्या चीज है। जब एक औरत की इज्जत पर आती है तो उसे कैसा महसूस होता है। अमृता ने दांत पीसते हुए कहा और साड़ी खींचने लगी और वही डर से किसी ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप चाप खड़े होकर दोनों का खींचा तानी देखने लगे। इधर अमृता और उस औरत में छीना झपटी के साथ साथ चूहा बिल्ली का खेल होने कहा। वह औरत पूरे लिविंग रूम में भाग रही खुद को बचाने के लिए और अमृता उसे पकड़ने के लिए। बाकी सब बस देख रहे थे। चैप्टर 14 हैंडसम बीएफ। आज चैप्टर लेट आया है क्योंकि कि मैंने जो लिखा था वह सेव नहीं हुआ और डिलीट हो गया था, इसीलिए कुजूर दोबारा लिखना पड़ा। आज का चैप्टर कैसा है जरूर बता। अब आगे अमृता ने उन औरतों को ऐसे निकाला जैसे घर से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक दो। आज अमृता से कोई नाराज नहीं था क्योंकि उसने जो किया सही किया। बेटा ये सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें आना ही नहीं देने चाहिए था। अगर मैंने उसी वक्त पर माना कर दिया होता तो ऐसे कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिएगा। सुरभि जी ने अमृता के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। अमृता उन्हें ऐसे करते देख उनका हाथ पकड़ के नीचे किया और कहा, नहीं आंटी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। वैसे भी वह औरतें ही ऐसे आई है, मुझे तो पता ही नहीं था रिश्तेदार ऐसे होते हैं। पर मेरा ऐसा बोलते वक्त अमृता बीच में रुक गई और कुछ सोचने लगी। यह मैं क्या कहने जा रही हूँ, मैं भूल कैसे गई। मैं ऋतिका नहीं अमृता हूँ। तभी उसके दिमाग में कुछ हिट करता है और कहती है, वो नो, मैंने यही बात हर्षी से भी कहा था। पता नहीं वह क्या सोच रही होगी। नहीं लगता है उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था मेरी बातों पर, नहीं तो वह पूछती। कहते हुए वह एक बार हर्ष के तरफ देखती है जो उसी को देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी के अलावा कोई भाव नहीं था, जिसे देख अमृता थोड़ा रिलैक्स होती है और अपनी बात पूरी करती है। अंडरस्कोर मेरा मतलब है कि मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों से दूर रही हूँ, तो मुझे कभी पता नहीं चल ये सब ऐसे होते हैं। उसकी बात सुन एक पल रुक के सभी उसकी तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें समझ में ही नहीं आया हो अमृता क्या बोल रही है। वह खुद एक अमीर परिवार से है और घर में ही रहती थी, तो वह कैसे किसी से दूर रह सकती है। पर किसने आई कुछ कहा नहीं, बस सुरभि जी ने कहा, अच्छा जो हो गया सो होगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। अमृता ने अपना सिर हिला के कहा, जी आंटी जी कह के जाने लगती है। तभी सुरभि जी उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। अमृता उनके तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। तब सुरभि जी कहती है, आंटी नहीं माँ से तुम माँ कहोगी, समझी। अमृता कहती है, पर आंटी माँ मैंने कहा ना जी। माँ गुड गर्ल, आज जाके आराम करो। लो मैं वही खाने के लिए कुछ भेज देती हूँ। सुरभि जी ने उसके गालों पर हाथ रख के कहा। उनके बातों से और इस तरफ प्यार करने से अमृता को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह खुद के भावना को छुपा के वहां से कमरे में चली गई। किसी नौकर ने उसके कमरे में नाश्ता ले गया, जिसे कर अमृता ने खा के उसके बाद कपड़ बड़े बदले थोड़ी देर आराम किया। आज उसका मन आश्रम जाने का कर रहा था, इसीलिए उसने घर पर बताया तो सुरभि जी ने उसे हर्ष के साथ बाहर भेज दिया। दोनों कार में बैठ के आश्रम के लिए निकल गए। जहां हर्ष ड्राइविंग कर रहा, वहां अमृता खिड़की के बाहर देख रही। अभी उसके साथ जो हुआ वह उसके बारे में ही सोच के कहती है, कितना अजीब है ना जिंदगी। जब जरूरत थी प्यार की तो कोई नहीं आया, और जिसे प्यार किया पैसे और पोव के लिए मुझे मार दिया, और एक ने जन्म दिया। जब खुद अकेले चलना सीख गई हूँ तो सब प्यार करने वाले मिल रहे हैं। आज माँ मिली और जिन्होंने जन्म दिया उनका चेहरा तक पता नहीं कभी देखा है या नहीं, याद भी नहीं है मुझे। वह यही सब सोच रही कि उसके कानों के हर्ष की आवाज गई, अमृता जी हम आ गए। उसकी आवाज सुन अमृता कार से निकल के बाहर आ गई। तबाही उसे याद आया कि आश्रम किस तरफ से जल गया था। उसे याद कर उसके दिल में दर्द होने लगा। मैं कुछ ना कुछ करूंगी फिर से आश्रम को सही कर में अमृता सोचते हुए आगे बढ़ गई। पर जब वो गेट पार करके अंदर गई तो वहां का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह हैरानी से सब कुछ देखने लगी। तभी हर्ष ने आकर कहा, अच्छा है ना भाई ने करवाया। अमृता ने हैरानी से उसके तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो, क्या तुम सच कर रहे हो। जिसे समझ के हर्ष ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अंदर चलकर पूछ सकती हो, यह सब मेरे भाई ने करवाया है। अमृता कहती है, लेकिन मुझे याद है ये सब तो जल गया था ना, यहाँ तो आश्रम के नाम पर बस चले गए ईंट बचे थे। तो ये सब जब और कैसे, मतलब एक रात में इतना सब। हर्ष कहता है, जब आपने भाई से शादी के लिए हाँ कह दिया था, उसके बाद ही भाई ने सारे बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके पूरा आश्रम को फिर से पहले जैसा बनाया और उन्हें यहाँ ले आए। वह तो बस आपको डराने चाहते थे, उनका बच्चों को
नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वह बस अपना बदल लेने के लिए किया आपके भाई को। उन्हें एहसास दिलाना चाहते थे कि जब खुद की बहन दूर जाती है तो कैसा लगता है। अपनी बात कह हर्ष उदास हो गया, पर अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर की तरफ चली गई। वही जब बच्चों ने उसे देख तो उसकी तरफ भागते हुए आने लगे। अम्मू दीदी आ गई, अम्मू दीदी, अम्मू दीदी। अमृता बड़ी सी स्माइल लिए वही घुटनों के बल बैठ गई और सारे बच्चे आके उसके गले लग गए। मेरे पप्पू टापू खपा लप्पू, सब कैसे हो? उसकी बात सुन सारे बच्चे शांत खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। वही अमृता भी उन्हें देख रही थी। तभी सारे बच्चे एक साथ कहते हैं, हम ठीक है अम्मू दीदी, आप कैसे हो? अमृता स्माइल के साथ कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हीं बच्चों के भीड़ में से एक बच्चा अमृता के पास एक कहता है, दीदी हम आपसे नाराज है। अमृता कहती है, पर क्यों, मैंने क्या किया है? वह बच्चा कहता है, आपने हमारे लिए इतने सारे सामान भेजे पर कल आप नहीं आए और शादी कर लिया। हमें सामान नहीं, आपके शादी में आके नचाना था। अमृता उसके गाल खींचने हुए कहती है, ओ मेरा लप्पू, तुम्हें डांस करना था। आई एम सॉरी बच्चे, वो गलती मेरी नहीं है। मेरे पति ही खराब है, उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया तो मैं क्या करूं? तभी दूसरी बच्ची कहती है, दीदी आप झूठ बोल रही है। मेरे हैंडसम बीएफ ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए नया घर बनवाया है और कितने सारे खिलौने भी लेकर आए हैं। आप ही उनके साथ आप अच्छा नहीं आई करती है। अमृता कहती है, ओ चुहिया, तुमने क्या कहा? वह तुम्हारा बीएफ है और मैं उनके साथ अच्छा नहीं करती हूँ। किसने कहा? चुहिया कहती है, आज मेरे बीएफ आते थे, उन्होंने बताया है आपने जंगली बिल्ली की तरफ उन्हें मारा था। हम तो आपसे नाराज भी है। वही उसकी बात सुनकर हर्ष ने सोचा, मैं सही था, कल भाई की पिटाई हुई थी। घर चलकर हर्षी और युग भाई को बताता हूँ कि मैं सही था। इधर अमृता सोचती है, वो तो अब उसने मेरे ही बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का दिया। ऐसे नहीं जीत पाए तो वैसे कोई बात नहीं, कहीं भी अमृता हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। और जो तुमने किया है उसका बदल तो घर जाके लूंगी। भाभी देख लो, आपके बच्चे भाई के दीवाने हो गए हैं, हर्ष ने कहा तो अमृता उसे घूर के देखने लगी तो हर्ष अपने दांत दिखाते हुए कहता है, मैं एक कॉल करके आता हूँ। इतना कह के वह दूसरी तरफ चला गया और अमृता बच्चों से बात करने लगी। थोड़ी ही देर में अमृता ने बच्चों को अपने साइड भी कर लिया और उनके साथ खेलने में लग गई। काफी वक्त तक अमृता उनके साथ खेलती रही और हर्ष वही अपने फोन में लगा था। अब तक शाम होने को आई थी। आज अमृता की बहुत खुशी मिल रही थी। एक वही उसके अपने थे जिनके साथ उसे अपना सा लगा था। वही बच्चों ने उसे वह सब भी दिखाया जो रक्षित ने उन्हें लिए लेकर आया था। अमृता खुश जितना थी उससे ज्यादा हैरान भी थी कि उसने ये सब बच्चों के लिए किया है, लेकिन उसे रक्षित की यह बात पसंद नहीं आई कि उसने उसके बच्चों की भड़काया है। उसके खिलाफ उसका तो बदला लेगी। अमृता थक के एक जगह जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक औरत जो कि आश्रम की करता धरता थी, वह उसके पास आकर कहती है, कैसी हो अमृता? अपनी हो बच्चों को देख स्माइल कर रहा। जब वो यह आवाज सुनती है तो उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है, मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैम जिनका नाम कविता है वो कहती है, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें थैंक यू कहना था। अमृता कन्फ्यूज होकर कहती है, थैंक यू किस लिए? कविता जी कहती है, आओ मेरे साथ। कहते हुए वह अमृता की अपने साथ लेकर जाती है। फिर थोड़ी देर में अमृता उनके साथ बाहर आती है और कहती है, मुझे अभी चलना होगा, मैं फिर कभी आऊंगी। कविता जी कहती है, हम पर एक बार उसके बारे में सोचना जो मैंने कहा है। अमृता कुछ नहीं कहती और सभी से विदा लेकर वहां से गेट की तरफ चली जाती है। ये हर्ष कहा है? अमृता ने अपने आसपास देखते हुए कहा, पर उसे हर्ष कहीं नजर कहीं आया। उसने देखने के लिए अमृता थोड़ी आगे गई तो उसकी नजर एक कार पर पड़ी, जिससे टेक लगा कि एक लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसे देख अमृता की मुट्ठी गुस्से से कस गई, इतना कस कि उसके नाखून हथेली में धंसने लगे थे। वही आंखों में अंगारे जैसे किसी को अभी जलाकर भस्म कर दे। चैप्टर 15 अमृता की दुश्मनाई। सामने दोपहर के कुछ 2 अंडर्स को 3 हो रहे थे। वही ऑफिस में रक्षित बैठा कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तभी वहां पर युग ने आके कहा, सर हमें मीटिंग के लिए निकलना चाहिए, क्लाइंट पहुंच गए हैं। रक्षित ने ना तो अपना सिर हिला के चेयर से उठ गया और अपना ब्लेजर लिया एक हाथ में, दूसरे हाथ में फोन लेकर दोनों ऑफिस से निकल गए। कार में जो कि रक्षित लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी युग ने कहा, सर वो इतना कह के युग रुक गया। तभी रक्षित ने कहा, हम बोलो क्या कहना चाहते हो? युग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, वह जीत शादी कर रहा है अगले मंथ। रक्षित ने जैसे ही सुना उसके हाथ रुक गए।
उसकी आंखें लाला होने लगी। उसने युग के तरफ देखा जो पहले से उसे देख रहा था। पल के लिए युग घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभाल के कहा, यह इंफॉर्मेशन सही है, मैंने खुद इसकी जांच की है। वो अगले मंथ फोर्ट में शादी कर रहा है। रक्षित कहता है, लड़की कौन है और इतनी जल्दी उसके बाप ने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया? युग कहता है, वो उसका बाप हॉस्पिटल में है इस वक्त, बेटी की शादी का सदमा लगा है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके सुपुत्र जिन्हें बाप से कोई मतलब ही नहीं है, वो उनके खिलाफ जाकर शादी कर रहे हैं। और जहां तक लड़की की बात है तो उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाया है। इसके बारे में बहुत कम ही चीजें पता चली है। रक्षित कहता है, कैसी चीजें? युग कहता है, पहले वह किसी अनाथ आश्रम में रहती थी, पर एक रात अचानक से 5 बच्चे उस आश्रम से गायब हो चुके थे, जिनमें से 2 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, मगर पुलिस को उनके बारे के कुछ पता नहीं चला। उन 5 के से यह वही लड़की है जो जीत के साथ शादी कर रही है। इस बात पर रक्षित ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो युग ने उसकी तरफ देख के कहा, क्या करना है, क्या लड़की को उठा ले ये? फिर बीच में रक्षित ने कहा, उस लड़की के बारे में पता करो कौन है, उसके बाद सोचते हैं। वैसे भी मैं इसे इतनी आसानी से खुश नहीं रहने दे सकता। इसने मेरा सब कुछ लिया है तो मैं चैन से कैसे रहने दे सकता हूँ? इसे भी तो अपनों के खोने की कीमत पता चले। इसने मेरी बहन को छीना है तो मैं बस बहन नहीं बल्कि इसका सब कुछ, मतलब सब कुछ ले लूंगा, जिससे वह खुद घुट घुट कर मरे, तभी मेरी बहन को शांति मिलेगी। वैसे मैं बता दूं, जीत अमृता का भाई है, उसकी बात हो रही है। उधर अमृता ने सामने खड़ी लड़की को देख बेहद गुस्से के आ गई थी, जो सामने सड़क के दूसरी तरफ किसी से फोन पर बात कर रही थी। भले ही अमृता उसकी बात सुन नहीं पा रही, लेकिन उसके चेहरे की खुशी वह देख पा रही थी। उसने इस वक्त एक शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था, बालों का पोनी टेल बना था। वही ड्राइवर जो कार के बोनट को खोल के कुछ चेक कर रहा था। अमृता ने उसे देख के सोचा, नैना यहाँ क्या कर रही है और यह कार किसकी है? जहां तक मैं जानती हूँ उनके पास तो इतना सब था, नहीं तो ये सब कहाँ से? फिर वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख के कहती है, यह अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे पता करना पड़ेगा। नैना अमृता यानी रितिका की वह दोस्त जिसका उसे मारने में भी हंत है, वही सामने खड़ी नैना ड्राइवर से कहती है, क्या हुआ आए? तभी ड्राइवर कहता है, जी मैं हो गया। चलिए मैम, इतना कह दोनों कार के अंदर बैठने लगते हैं, जिसे देख अमृता भी उनके साथ जाने की कोशिश करती है, पर उसकी गाड़ी कहाँ थी पता नहीं, ना ही हर्ष दिखाई दे रहा था। तभी अमृता थोड़ा आगे बढ़कर जल्दी से एक ऑटो लेती है और कहती है, भैया उस कार का पीछा करना है। वह ऑटो वाला उसकी बात मान के उस कार का पीछा करता है। उसे देख अमृता सोचती है, तुम सब मुझे मार के काफी खुश हो ना, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि मैं अपना बदला लेने वापस आ गई हूँ। वैसे भी यहाँ का मामला खत्म करने के बाद तुम सबके पास ही आने वाली थी, लेकिन लगता है भगवान जी को जल्दी है, इसीलिए तुम्हें सीधा मेरे सामने लेकर आए। मगर एक तरह से अच्छा है, अब जब तुम आ ही गई वो तो तुम्हारे साथ साथ और भी लोग आ जाएंगे। इस वक्त अमृता का मन कर रहा था कि वह पकड़ के यही कूट दे नैना को, लेकिन उसे अभी बहुत कुछ जानना था, इसीलिए वह जल्दी नहीं कर सकती। उसे दिमाग से काम लेना होगा। अब सब कुछ उसे पहले जैसा नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज, अचानक से नैना इतनी अमीर कैसे हो गई? मतलब पैसों की कमी तो पहले भी नहीं थी, बट रोज रॉयस में घूमने की औकात तो अभी नहीं हुई थी। यही सब सोच वह आगे बढ़ी जा रही थी, तभी ऑटो वाले से कहती है, भैया थोड़ा तेज चलाइए ना, वो कार आगे निकल जाएंगी। ऑटो वाला कहता है, मैं तेज तो चला रहा हूँ, अब कितना तेज चलाऊं? इतना कह वह आगे बढ़ता ही, पर अचानक से उसका ऑटो रुक जाती है, जिसे देख अमृता थोड़ी पैनिक हो जाती है और गुस्से से ऑटो वाले से कहती है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? चलाए ना। ऑटो वाला कहता है, मैडम आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो चल ही रहा था, पर आपके पूछने के चक्कर के मेरी ऑटो खड़ा हो गई। अमृता चौक हुए कहती है, क्या कहा? मेरी वजह से? खैर मेरे पास इन फालतू की चीज के लिए टाइम नहीं है, आपको फिर कभी देखती हूँ। पहले टूटी फूटी ऑटो लेकर चलाओ, फिर मैडम के ऊपर इल्जाम लगा दो। अच्छा है आप लोगों का। ऑटो वाला कहता है, क्या मैडम सही बोल रहा हूँ? तो आपको बुरा लग रहा है? मेरे पैसे दीजिए और जाके किसी और की ऑटो में बैठ जाइए। अमृता कहती है, किस चीज के पैसे? वो कार के तरफ देखती है जो काफी आगे निकल रही थी। उसे देखो, दोबारा बिना कुछ कहे 1000 का नोट निकाल के उसे दे देती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। वह छुट्टी लेने के लिए भी नहीं रुकती। वही वह ऑटो वहां पैसे देख के कहता है, पगला लड़की, हम इतना कह वह ऑटो
स्टॉट करके टनकर जाने लगी है वही अमृता। ज्यादा दूर नहीं गई थी जैसे ही वह ऑटो की आवाज सुनती है और पीछे मुड़ के उसे देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फट जाती है। फ्लशर्ड वह कहती है, कमीना मुझे ठग गया कोई, ना कभी तो मिलेगा तब वसूल लूंगी इस टका। अमृता का मोहे मोए हो गया टीयर्स ऑफ जॉय। खैर वह चारों तरह देखती है पर कोई ऑटो वाला नहीं दिखाता। तभी उसकी नजर एक बाइक पर जाती है जिसे देख उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, अब आएगा मजा, चल। ऋतिका अपने असली रूप में इतना कह वह बाइक के पास जाकर देखती है चाबी उसमें लगे थे। उस पर बैठो जैसे ही जाने को होती है पीछे से एक लड़का जो अपना मन धूल रहा था वह आके कहता है, ये चोर मेरी बाइक लेके कहाँ जा रही है। अमृता उसे एक नजर देखती है और कहती है, चोरनी तेरी माँ साले। लड़का कहता है, माँ पर मत जान वरना। अमृता कहती है, वरना और तरना के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना है। यह हमारी बाइक है तो मैंने कब कहा मेरी है, बस मुझे कहीं जाना है और तू बीच के मत आ, नहीं तो इस बाइक के साथ साथ तुझे भी फोड़ के रख दूंगी। अमृता की बात सुन वह लड़का थोड़ा डर जाता है और बाइक पर बैठकर कहता है, मैं भी चलूंगी। अमृता कहती है, ठीक है, अच्छे से पकड़ ले, नहीं तो रास्ते में गिरा तो मेरी गलती नहीं है, समझा। वह लड़की जल्दी से अमृता के कमर को पकड़ लेता है तो अमृता झल्ला के कहती है, अबे लड़की देखी नहीं, छेड़ना शुरू मुझे नहीं, पीछे पकड़, मुझे पकड़ आना तो तेरे होठ कहीं और चले जाएंगे। वह लड़का फिर से डर जाता है और पीछे पकड़ के बैठ गया। अमृता बाइक स्टार्ट करके रफ्तार काफी तेज कर दिया और कुछ देर में उस कार के पीछे पहुंच गई। उसे इतनी तेज चलाते देख लड़का पहले से अपना दिल हंथ में ले लिया था। कुछ देर में नैना की कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। दूसरी तरफ रक्षित और युग भी रेस्टोरेंट के सामने रुक के कार से बाहर निकल जाते हैं और अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर कार का पीछा कर अमृता भी रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है। इधर रक्षित युग से कुछ डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे थे आई कि अचानक से दोनों के सामने से तेज रफ्तार में एक बाइक जाकर थोड़ी दूरी पर रुकती है। वह इतनी तेज में गुजारी कि एक पल के लिए रक्षित और युग दोनों जम से गए। तभी युग गुस्से में जैसे ही बाइक वाले को कुछ बोलना चाहा आई कि वहां पर अमृता आई को देख दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चैप्टर 16 डुबो डुबो के मारूंगी भाई कहते हुए शर्मा रही है मुझे। इधर रक्षित युग से कुछ डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से दोनों के सामने से तेज रफ्तार में एक बाइक जाकर थोड़ी दूरी पर रुकती है। वह इतनी तेज में गुजारी कि एक पल के लिए रक्षित और युग दोनों जम से गए। तभी युग गुस्से में जैसे ही बाइक वाले को कुछ बोलना चाहा कि वहां पर अमृता आई को देख दोनों हैरान हो गए और हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। ये यहाँ क्या कर रही है? रक्षित ने अमृता को देखकर कहा। युग जो अमृता को ही देख रहा था वह कहता है, मुझे क्या पता, वैसे भाभी अच्छी लग रही है। ग्रीन अपनी बात कह दोनों फिर एक बार एक दूसरे को देखने लगे। उधर अमृता ने बाइक रोकी और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी लेकिन पीछे लड़के के बैठने की वजह से उसका पैर फंस गया। ओ योग देवता के शिष्य, ये योगा करने की जगह नहीं है, नीचे उतर और घर जाकर करना, समझा। अमृता ने पीछे बैठे लड़के को देख के कहा जिसे से देखने में ऐसा लग रहा था कि बेचारा सदमे में चला गया। वह पीछे हंस कर आंखें बड़ी करके बैठा था, शरीर पूरी तरह अकड़ी हुई लग रही थी। अमृता ने जब उसे कुछ बोलते हुए नहीं देखा तो एक पैर नीचे कर खड़ी हो गई और दूसरा पैर ऊपर के अपनी कोहनी से उसे एक जोरदार किक मारी जिससे बेचारे में मुंह से एक चीख निकल गई। आह मार खाने से बेचारा होश में आ चुका था। उसने अमृता के तरफ देख जो गुस्से से घूर रही थी। अब देखना बंद कर, नीचे उतर, अमृता ने गुस्से से कहा तो लड़का डर से अकड़ी हुई शरीर के साथ नीचे खड़ा हो गया और अमृता ने बाइक उसे पकड़ा के अंदर की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ नैना अंदर एक टेबल के पास गई जहां पर एक लड़का बैठा था। वो इस वक्त बिजनेस सूट में था। उसे देख नैना आगे बढ़कर कहती है, जीत बेबी आई। हाँ, ये लड़का अमृता का भाई जीत है, अपना नाम सुन। जीत ने पीछे मुड़ के देखा जहां पर नैना खड़ी थी। बेबी आई, आखिर तुम आज मुझसे मिलने आ ही गई। मुझे लगा कि कल डायरेक्ट कोर्ट शादी करने ही आओगी, ना फोन उठाती हो और ना ही करती हो। तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती होगी। जीत ने नैना को गले से लगाते हुए कहा तो नैना कहती है, सॉरी बेबी, तुम जानते ही हो ना इस वक्त मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता है, तो मैं कैसे आती मिलने। बट प्रॉमिस, हाँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने स्माइल के साथ कहा जो दिखने में झूठी ही लग रही थी। जीत कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह
सकता हूँ, इसीलिए कल यूं शादी करने का डिसीजन लिया है मैंने। वैसे तो चाहता था कि डाइट ठीक हो जाए फिर करूंगा, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाता। नैना बस हम कहती है और चेयर पर आकर बैठ जाती है और कहती है, बेबी मुझे आज तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जीत बैठते हुए कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। नैना कहती है, तुम तो आर्मी वालों को जानते ही हो, काफी पहचाना भी है तुम्हारी और बीच में। जीत कहता है, पहले हम कुछ ऑर्डर करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम। मम नैना के चेहरे के कुछ भाव बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ ओम सिर हिला देती ही वही जीत वेटर को बुला के कुछ ऑर्डर करने लागत है। इधर अमृता अंदर की तरफ जाती ही है कि पीछे से लड़का कहता है, ओ मैडम पेट्रोल के पैसे तो देती जा। आओ उसकी बात सुन। अमृता अपनी आंखें छोटी कर उसके तरफ देखती है। वही रक्षित और युग भी अब तक उनके पास पहुंच चुके थे। पहले तो रक्षित को काफी गुस्सा आया अमृता को किसी और लड़के के साथ देख के, पर जब उसने उनकी बात सुनी तो अंदर ही अंदर उसे काफी बहुत खुशी महसूस हुआ। मगर जब लड़के ने पैसे मांगे तो फिर से उसका माथा चढ़ने लगा। वही अमृता ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, क्या कहा तूने, एक बार फिर कहना। वो लड़का कहता है यही कि इतनी तेज मेरी बाइक लेकर आए हो, पेट्रोल के पैसे दे दो, फिर जहां जाना हो जाओ। उसकी बात सुन अमित अपनी बाजू फोल्ड करने लगती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुझे पेट्रोल के पैसे चाहिए, रुक मैं उसी पेट्रोल में आज तुझे डुबो डुबो के मारूंगी साले सुया की औलाद। मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है ना, जो जिसे देखे मुझे ही आज ठगने के लिए आ रहा है। अभी तो एक नमूना गया है और अब तू आ गया, रुक तुझे बताती हूँ। अमृता की बात सुन। यहाँ रक्षित और युग आंखें फाड़ के देख रहे थे। वैसे तो पहले भी इसकी दादागिरी देख चुके हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं सुनी थी और ऊपर से गाली बाप रेर दोनों के कान खड़े हो गए थे। वही उस लड़के की ऐसी फटी की बिना एक पल वह वक्त गवाए बाइक वाइक छोड़ के ऐसे भाग बहुत तेज भागा, ग्रीन दौड़ने वाला। उसे भागते हुए रक्षित और युग मासूम सी शकल बना के देख रहे थे। आज तो उनकी हैरानी की कोई अंत ही नहीं था। अमृता बिना वक्त गवाए अंदर की तरफ चली गई। वही रक्षित ने युग के तरफ देखते हुए कहा, यही इंफॉर्मेशन लेकर आए थे। युग कहता है, सर लाया तो सही था पर पता नहीं लड़की शायद बदल गई। रक्षित खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहता है, शट अप। इतना कह दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। इधर अमृता ने अंदर जाकर चारों तरफ देखा तो उसे एक टेबल पर नैना बैठी मिली। कहाँ पर जीत भी था, लेकिन जीत का चेहरा अमृता ने नहीं देखा, क्योंकि उसकी तरफ उसका सिर्फ पीठ था। अमृता ने सोचा, लगता है एक के साथ एक फ्री है, कोई बात कही आज तो दोनों को देखती हूँ। वैसे भी बड़े वक्त गुजर गए दोनों को देखे, मगर अमृता ध्यान से, अभी तू ऋतिक नहीं है, अमृता है तो तुझे अमृता बन के ही लड़का पड़ेगा। असल के अमृता को लग रहा कि उसका दूसरा दुश्मन विपुल भी यही है, क्योंकि अक्सर वो बिजनेस सूट पहन ले रेडी रहता था। अपनी बात कह वो आगे बढ़ के नैना के बगल के खड़ी होके जैसे ही कुछ कहने को हुई कि उसके कानों की जीत की आवाज गई, जो उसे देख के हैरान था। अम्मू तू यहाँ? अमृता ने इस आवाज के तरफ देखा। जीत अपनी सीट से खड़ा होकर उसे देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें काफी बड़ी हो गई थी। अमृता एक बार अपनी आंखें सिकड़िया आता है, ये कौन है? पहले तो वो पहचाना नहीं पाई थी, जब पहचान के आया तो गुस्से से उसकी मुठिया कस गई और सीधे जाकर जीत के कॉल को पकड़ लेती है। वही रक्षित और युग भी अंदर आ चुके थे। अमृता को जीत का कॉल पकड़ता देख फिर से दोनों सदमे के जाने लगे, क्योंकि यह बात दोनों अच्छे से जानते हैं कि अमृता अपने भाई से कितना प्यार करती है। जब रक्षित ने उसे बताया कि उसके भाई ने उसकी बहन के साथ क्या किया था तो अमृता मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। उसका भाई कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ डेट कर रहे हो? अमृता ने अपने दांत पिसते हुए कहा। तो जीत ने हैरानी से कहा, अम्मू तू कैसे बातें कर रही है? ये क्या तरीका है हाँ अपने बड़े भाई से बात करने की? मेरा कॉल छोड़। उसने अमृता के हाथों से कॉल छुड़ाते हुए कहा तो अमृता की पकड़ और कस गई और अपनी तरफ थोड़ा खींचते हुए कहा, अभी तो सिर्फ कॉलर पकड़ा है, सुख करो कि दांत नहीं तोड़े। तेरी वजह से दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई और तू बोल रहा है कि क्या हुआ? अरे तुझे तो भाई कहते हुए शर्मा रही है, तेरे होने से अच्छा कोई भाई ही जा हो। उधर अमृता की बात सुन सभी हैरान थे, यहाँ तक कि नैना भी अपनी सीट से खड़ी हो गई थी। उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंद आ गई। उसने मन में कहा, ये ऋतिका की तरह बात क्यों कर रही है? नहीं वह मर चुकी है, मैं भी ना पता नहीं क्या सोचने लग गई। कमीनी मरने के बाद भी पीछा आई नहीं छोड़ रही है।
रितिका अपने में एक थी। अक्सर लोग उससे मिलने के बाद यही कहते थे कि वह इस दुनिया में अकेली पीस है, और थी भी उसके जैसी हिम्मत और लड़ने की क्षमता किसी के अंदर नहीं था, जो नैना भी अच्छे से जानती है। आखिर बचपन से साथ में बड़े हुए हैं तो जाहिर ही बात है एक दूसरे के होने ना होने का एहसास होता ही है उसे। अमृता में रितिका नजर आ रही थी, जिससे खुद बखुदा उसके अंदर डर पैदा हो गया। वैसे भी चोर अगर चोरी करके कहीं छुप जाए तो उन्हें लगता है कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन डर हमेशा से उनके अंदर ही रहता है, हर पल। वही नैना के अंदर भी है। चैप्टर 17। आज से तुम सबकी बर्बादी शुरू। अब आगे अमृता की बात सुनकर जीत हैरान तो था ही, बट उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा। उसने गुस्से से कहा, अम्मू ये क्या तरीका है मुझसे बात करने की? क्या उस घर में जाकर तुम ये सीख के आए हो? और मेरा कॉल छोड़ो, अब तुम बड़े और छोटे में लिहाज ही भूल गई हो। जीत ने जोर से खींच के अपना गला छुड़ा लिया, लेकिन जिस तरीके से किया था कि अमृता 2 कदम पीछे हो गई। इस वक्त उसके आंखों में जैसे अंगारे बरस रहे थे। वही अभी तक नैना को यह नहीं पता था कि अमृता जीत की बहन है, क्योंकि कभी जीत ने उसे बताया नहीं था, बल्कि नैना ने कभी जानने की कोशिश तक नहीं कि आज जब जीत ने भाई कहा तो नैना को पता चला अमृत उसकी बहन है, मगर फिर भी वह अनजान बनते हुए कहती है, जीत बेबी ये लड़की कौन है? उसने मासूम सा चेहरा बना के कहा। वही उसकी आवाज सुन अमृता की मुट्ठी कस गई और आंखें बंद कर लिया। इधर जीत ने अमृता को एक नजर देख के कहा, छोटी बहन है मेरी, पर अब बदतमीज हो गई है। जिसे सुन के नैना ने मासूम सी शक्ल बना के फिर से कहती है, ओ बेबी फिर यह आपसे ऐसे बात कैसे कर सकती है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? अपनी बात कह के नैना सीधे जीत के बगल में आके खड़ी हो गई और साइड से उसी बाजू को पकड़ लिया। उधर अब अमृता के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने झटके से अपनी आंखें खोल सबसे पहले नैना पर डाली तो वह डर से अपने थूक टिकने लगी, क्योंकि इस वक्त नैना की नजर अमृता पर थी। वही जीत भी शौक में था। आज से पहले उसने अपनी बहन को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये पहली बार था, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा झटका आज तक उसने जो कहा उसकी बहन ने वह किया। ना कभी सवाल किए ना कभी कुछ कहा, पर आज सब अलग था। जीत ने अमृता का गुस्सा शांत करते हुए कहा, अम्मू पहले मेरी बात सुन। मुझे पता है उस इंसान ने तुझे भड़काया है, इसलिए तू इतना गुस्सा कर रही है। पहले मेरी बात सुन ले। उसने इतना ही कहा था कि अमृता ने आगे बढ़ के नैना के हंथ बाजू को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। यह अचानक था कि नैना संभाल नहीं पाए और मुंह के बल जमीन पर गिरी। तभी आए अमृता ने गुस्से से उसके तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, अंश को जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटी को बीच के नहीं आना चाहिए, इसीलिए दोबारा ये बेबी लेबी वाली बात कही और जाके करना, नहीं तो ये जो गोबर से लगा मुंह लेकर आए हो उसे खराब करने के मुझे वक्त नहीं लगेगा। समझी? अमृता की बात सुन नैना की मुट्ठी कस गई, लेकिन इस वक्त वो कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि जीत उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, जिसे किसी भी कीमत पर नैनो खो नहीं चाहती है। अमृता ये क्या हरकत है? जीत ने गुस्से से कहा और नैना को उठाने के लिए उसके पास चला गया। वही अमृता ने उसके बाजू पकड़ के अपने तरफ खींचे लिया, जिससे जीत का चेहरा अमृता के चेहरे के सामने आ गई और वह उसे देख के कहती है, इस लड़की के लिए आपने अपनी बहन की शादी तक होने दिया, एक बार रोकने तक नहीं आई और डैड हॉस्पिटल में है, मगर आपको शादी करनी है। ना आप भाई बन पाए और ना ही बेटे और ना किसी के जीवन साथी है। जीत एक पल रुकता है और फिर कहता है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। पहली बात, हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी शादी किससे हुई है, वैसे भी डैड तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। आज तक मैं जो भी काम करता आया हूँ उन्हें हर चीज मेरी गलत ही लगी है, उनके लिए तो बस तुम थी। और देखो सही भी है, आज वह अपनी बेटी की शादी के बारे में सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाए और हॉस्पिटल पहुंच गए। और दूसरी बात, मेरी वजह से रक्षित की बहन नहीं मरी है, मैंने तो बस मजाक किया था। अब अगर उसने प्यार समझ लिया तो उसमें मेरी गलती क्या हो सकती है? वैसे भी मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं उससे प्यार करता है, वो खुद ही हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। और तुम खुद बताओ, जब कोई जवाब नहीं किसी लड़के के सामने बार बार आए और उसे चिपक के रहे तो लड़का कब तक खुद को कंट्रोल करके रख सकता है? नहीं ना हार आएगा, इसलिए मुझसे भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसे मौका दिया था जाने के लिए। उसने ही कहा वह कंफर्टेबल है और उसने मेरे साथ एक रात गुजारी, तो तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, लाने से पहले सोचना चाहिए था, पर नहीं, सीधा मुंह उठा के चले हैं। और वैसे भी मैं उससे ना कोई प्यार
कहता था और ना शादी करने वाला था, इसीलिए ना कह दिया। जीत फिर रुका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह बेवकूफ थी जो मेरे लिए खुद की जान दे बैठी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो ये सब भूल के जिंदगी में ऐस कहती, पर नहीं, इसे तो मर के महान बनना था। जीत की बात सुन नैना को कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वह इस बारे में पहले से जाती थी, लेकिन बाकी सब हैरान नहीं, बहुत गुस्से में आ गए थे। अमृता का खून गुस्से से उबलते लगा था। वह ऐसे भाई की बहन है, उसे खुद पर घिन आने लगी थी। वही दूर खड़ा रक्षित अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुन उसके हंत की नक्शे इस कद तंग गई थी कि देखने ऐसा लगा अभी बाहर निकल जाएंगे। वही युग का हंत फाइल में कस गया था। उसने बेहद गुस्से से कहा, रक्षित, इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। साले की हिम्मत तो देख, हमारी मुंह पर हमारी बहन के बारे में बोल रहा है इसकी। वह इतना कहा ही था कि जीत की तरफ रक्षित ने अपने कदम बढ़ा दिए। तभी उस जगह पर एक आवाज गूंजी जो थप्पड़ का था। इसे सुन रक्षित के पैर अपनी जगह पर ही रुक गए। वह सामने देखने लगा जहां पर जीत का चेहरा एक तरफ झुका और होठों से खून निकलने लगा था। असल के इतनी बकवास सुन अमृता का दिमाग माग खसक गया। उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो किसी के प्यार को टाइम पास बता रहा और यह कह रहा गलती क्या है उसकी, वह इतना शरीफ है। लड़की खुद उसके पास आई है। छी, अमृता इतनी घिनौनी बातें सुनकर खुद के गुस्से को काबू नहीं कर पाए और एक लगा दिया। अमृता ने गुस्से से कहा, तुम इतने घटिया हो, ये बात मुझे नहीं पता था। एक लड़की के बारे में इतनी घटिया बातें, कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी भी बहन है अगर उसके साथ। खैर, अब इन बातों का क्या ही फायदा है। जो तुमने किसी और के बहन के लिए किया वह आज तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है। लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखना है, पने किए की सजा तुम खुद भुगतोगे, मैं नहीं। तुमने ये सब किया तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये अमृता का वादा है, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं हूँ। और जहां तक इस थप्पड़ की बात है, ये तो बस ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर के लिए तैयार रहना। इतना कह वह नैना को देखकर अपने मन में कहती है, तुम किसी से प्यार करो यह मैं कभी मान ही नहीं सकती। अगर तुम्हें इस बेवकूफ को फंसाया है तो जरूर इसके पीछे कोई राज है। पहले तो मुझे वह जानना है, नहीं तो तुम मेरी एक उंगली के बराबर हो। तुम्हें खत्म करने के मुझे वक्त नहीं लाएगा। इधर रक्षित का गुस्से अचानक से पूरी तरह खत्म हो चुका था। एक बार फिर उसे शौक लग था अमृता के रिक्शा श को देख के। उसका गुस्सा जीत की मरना, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी हुई थी। खैर, इधर अमृता ने एक नजर घूर के वहां से निकल गई। अभी भी उसका ध्यान रक्षित पर नहीं गया। वही रक्षित भी युग के कहने पर मीटिंग के लिए चल गया। बस वहां पर नैना और जीत खड़े थे, जिन्हें अभी अभी क्या हुआ इसका होश ही नहीं था। इधर अमृता रेस्टोरेंट से बाहर निकल के बाहर ऑटो लिया और वहां से निकल गई। अब तक तो शाम होने को आई थी, उसका घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। अपनी दुश्मन को सामने देख चाहकर इस वक्त वह कुछ कर पाए। अगर करती भी तो क्या, ज्यादा से ज्यादा मारती, लेकिन इससे वह खुद प्रॉब्लम में चली जाती। मारपीट के मामले में अभी तो उसे ठंडे दिमाग से काम लेना है। वह इतनी आसान मौत भी नहीं देना चाहती है। अगर वह तड़प के मरी है तो उन्हें आसान मौत क्यों, वो लोग भी इससे कई ज्यादा तड़प के मारेंगे। कुछ देर में अमृता ऑटो से निकल के शहर के बाहर एक खाली इलाके में खड़ी थी, जहां के आसपास इस वक्त कोई नहीं था, बस खाली मैदान। अमृता तेज कदमों से उस जगह खड़ी होकर कहती है, आज से तुम सबकी बर्बादी शुरू हो गई। चैप्टर 18 अमृता भाग गई। यह भाई का अड्डा है। शाम के कुछ 8 बजे के आसपास हो रहे थे। अमृता ऑटो पकड़ के सीधे शहर के बाहर वाले इलाके के तरफ जाने लगी। वैसे तो वहां का रास्ता सुन के ऑटो वाला पहले ही घबरा गया था, लेकिन अमृता ने ज्यादा पैसे देने के लिए कहा तो वह मान गया। उसके सीधे ले जाकर अमृता को शहर के बाहर छोड़ा। अमृता ऑटो से निकल के बाहरी इलाके के तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने सामने देखा तो खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं था, बस कुछ जगह घास या पेड़ थे, छोटे छोटे और बड़े, कुछ पत्थर थे। अमृता ने उस जगह को देख के कहा, आज से तुम सबकी बर्बादी शुरू। बहुत शौक है ना दौलत का, सबसे पहले मैं वही खत्म करूंगी। यह कह अमृता के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने गहरी सांस लिया और आसपास देखने लगी। जब उसे कोई दिखा नहीं तो उन बड़े पत्थरों के ढेर के पास जाके बैठ गई। और वहीं नीचे एक छीट सा पौधा था, दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा। उस पौधे में एक खास बात यह था कि वो लग तो रहा था सभी पौधे की तरह, लेकिन हवा का जब भी जोर जोका आता वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलाता। आईना चुकता देखने में तो पौधा था, लेकिन काफी अलग है। खैर, अमृता ने अपने उस
पौधे को थोड़ा हाथों से सहला या फिर उसने उसे दूसरी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करते ही अचानक से पैथ के ढेर एक एक कर खिसकने लगे और थोड़ी देर में पत्थर हटने से वहां पर एक रास्ता दिखने लगा। अमृता ने फिर से आसपास देखा और अंदर की तरफ चली गई। इस वक्त अमृता ने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। वह थोड़ी ही दूरी पर जाकर एक मिसाल उठती है और वही पत्थर से आग को जला देती है। वैसे अमृता के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन से पैसे कमाने और आश्रम के बच्चों के लिए उनसे बहुत सारे काम किए हैं। खैर वह मिसाल लेकर अंदर के तरफ चली गई। थोड़ी दूर दर जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। वही बगल में नीचे की तरफ एक सीढ़ी जाती है, लेकिन उसमें भी खास बात ये थी कि आई सामने सीढ़ी दिख तो रही थी, लेकिन वह सामने ना होने के बावजूद दूसरी तरफ था, यानी वह उसकी परछाई थी। अमृता उसी परछाई को देख एक टेढ़ी मुस्कान देती है, फिर दूसरी तरफ मिसान लेकर चली जाती है तो उसे सीधी साफ साफ दिखने लगा। वह उन सीढ़ियों से सीधे अंदर की तरफ चली जाती है और वही बहुत सारे लकड़ी के बॉक्स रखे थे। अमृता एक बॉक्स खोलती है जिसमें सिर्फ सोने के सिक्के थे। उनसे देख उसके आंखों के कोई लालच नहीं आता है, बस एक नजर देख उन सिक्कों में से 2-3 लेकर फौरन वहां से बाहर निकल जाती है। कुछ देर में अमृता एक पहाड़ी पर खड़ी थी जहां से वह नीचे लोगों की भीड़ को देख रही थी। उन्हें देख वो सिक्के को देख के कहती है, मेरे दुश्मनों को बर्बाद करने में तुम मेरा साथ दोगे? इतना कह वो नीचे चली जाती है और एक स्टॉल के पास में खड़ी हो जाती है। असल की ये कोई गांव और शहर नहीं था, बल्कि यह एक चोर बाजार था जो सिर्फ रात को लगती है। यहाँ पर कोई भी चीज बेचने पर अच्छे दाम मिलते हैं और कोई नाम या पता नहीं पूछता। कोई भी कहीं से भी आ सकता है। वैसे आसपास काफी सारे स्टॉल लगे थे जहाँ तरह तरह के सामान बिक रहे और कुछ लोग बेचने आए थे। वहीं अमृत ने स्टॉल के आदमी के सामने तीनों सिक्के करते हुए कहा, इसका अच्छा दाम लगाओ। उस दुकानदार ने पहले अमृता को देखा जिसका चेहरा मास्क से ढका था। उसने कहा, तुम हो कौन? ये सुन अमृता कहती है, इस बाजार में जहां तक मैं जानती हूँ किसी आई का नाम और पता नहीं पूछा जाता है। क्या नियम बदल गए हैं? अगर ऐसा है तो लाइए मैं कहीं और चली जाती हूँ। अमृता की बात सुन वो दुकानदार स्माइल के साथ कहा है, नहीं मैडम, ऐसी बात कही है तुम जो ये सिक्के लेकर आए हो यहाँ पर मिलना मुश्किल है। मेरा मतलब ये है कि यह पहले से समय में होते थे पर अब तो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। अगर किसी के पास है तो जहां तक हम जानते हैं कुछ 2-3 सरकार के पास है लोगों को दिखाने के लिए, इसीलिए पूछा आप कौन है? कौन है? अमृता जो अपने सर को नीचे कर रखा था उसने बालों को चेहरे पर थोड़ा और करते हुए कहती है, सही कहा, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं हो कि 1-2 ही हो। चलिए छोड़िए, पहले इसका दाम लगाओ। इस बार वो आदमी भी कुछ नहीं कहता और चश्मा लगा के अच्छे से पलट के सिक्के को देखने लगता है। वही अमृता आसपास देखती है तो एक बाइक की दुकान थी। तभी वह आदमी कहता है, लीजिए मैडम आपके सिक्कों का दाम। अमृता देखती है तो उसके आमने कई सारे हजार की गड्डियां थी। वह तुरंत उन्हें जैकेट में डालती है और वहां से सीधे बाइक के पास चली जाती है। वही वह आदमी गौर से अमृता को देख रहा था। तभी उसके पास एक दूसरे ने आकर कहा, क्या हुआ उसे जानते हो क्या? आदमी उसी तरह खोए हुए कहता है, लग रहा है जैसे ये यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। यह आदमी सही कह रहा है, रितिका यहाँ पर कई बार आ चुकी है। उसने अपनी बाइक और काफी सारे सामान यहाँ पर बेचे हैं, इसलिए उसे इस जगह के बारे में इतना सब पता था। इतना कह वह आदमी फिर से कस्टमर को देखने लगता है। वही अमृता उसी चोर बाजार से एक बाइक लेकर सीधे वहां से निकल जाती है और खाली सड़क पर बाइक काफी स्पीड से भागते हुए कुछ देर के वह शहर कर एक छोटे इलाके में पहुंचती है। उसने बाहर ही अपनी बाइक खड़ी कर सामने घर के अंदर घुस जाती है जो दिखने के बहुत बड़ा नहीं था। वही वह अंदर जाकर देखती है तो कुछ लोगों की लाश जमीन पर पड़ी थी और कुछ तड़प रहे थे मरने के लिए। अमृता इन सब पर ज्यादा ध्यान ना दे के अंदर एक कॉरिडोर था उसी के तरफ चली जाती है और तभी एक आदमी बीच में ही रोक के कहता है, ये लड़की कह जा रही है ये तेरा घर नहीं, भाई का अड्डा है। ऐसे घुसेगी ना तो मारी जाएंगी, क्योंकि भाई अभी किसी की आई सटका ही रहे हैं। अमृता उसकी बात सुन पहले उसके हाथों को देखती है जो उसके कंधे पर थे। उन्हें देख वह गुस्से से उस आदमी को देखती है तो वह आदमी डर से अपना हाथ हटा पीछे खींच लेता है और हकला कहता है, सॉरी, हाँ गलती से हुआ। अमृता उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पहली बात मुझे पता है यह मेरा घर नहीं भाई का अड्डा है और मैं उनसे ही मिलने आई हूँ, और दूसरी बात मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है, समझा? और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस
बार छोड़ रही हूँ, अगली बार हंथ रखाना तो यही हंथ उखाड़ के फेंक दूंगी और तेरा भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए चल रास्ते से हट, दोबारा अब उनके रास्ते में नहीं आने का, वरना इतना कह अमृता उसके ऊपर इशारे से गन चलाने चलती है और एक आंख मार के वहां से अंदर के तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हर्ष परेशान सा इधर से उधर टहल रहा था, तभी उसे गेट से रक्षित और युग आते हुए दिखे। वह जल्दी से उनके पास जाकर कहता है, भाई अमृता भाग गई। उसकी बात सुन दोनों चौंक जाते हैं। तभी रक्षित कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे वह भाग सकती है, अभी तो बीच में। हर्ष कहता है, हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, आपने घर से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने मोम से कह के आश्रम जाने के लिए कहा, तो मोम ने मुझे कहा कि मैं अमृता को लेकर जाऊं और मैं अपने साथ लेकर गया। वहां पर आपकी सारी महानता भी दिखाई और सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ देर वहां पर बच के साथ में रहना है, तो मैंने भी कह दिया ठीक है। मगर भाई जब शाम होने कोई आई, मैं बाहर गेम खेल रहा था, उसके बाद अंदर जाकर पता किया तो अमृता नहीं थी और ना किसी को पता था वह कहाँ गई है, बल्कि हीर ने कहा कि वह घर जाने को कह के गई है। और जब मैं घर आकर देखा तो वही नहीं भाई, मुझे लगता है वह अपने भाई के पास गई होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है ना। अपनी बात कह के वह दोनों की तरफ देखने लगता है, जो बिल्कुल नॉर्मल होकर खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। असल के उसके बाद ही अमिता रेस्टोरेंट गई, जो रक्षित और युग दोनों ने देखा ही था, इसलिए दोनों ने कुछ ना बोल के कमरे के तरफ चले गए, जिसे देख हर्ष अपनी सर को खुजाते हुए कहा, मैं इन्हें कुछ बता रहा हूँ और यह है कि चले गए। अरे भाई सुनो तो, हर्ष ने आवाज देते हुए रक्षित की तरफ भागा। वही रक्षित को चिंता हुई कि अमृता इतनी रात तक बाहर है, क्योंकि अब तक राज के 10 पार होने को आए हैं। उसे लग रहा कि शायद अपने भाई की बात सुन अमृता दुखी है, इसलिए घर अभी तक नहीं आई है, हो सकता है कुछ देर में आ जाए, इसीलिए बिना कुछ बोले कमरे के तरफ चला गया। पर उसे क्या पता कितना झोल चल रहा है उसकी जिंदगी में। टीयर्स ऑफ जॉय चैप्टर 19 ब्लैक लेडी अमृता का प्लान। देखिए मैडम, आप जो काम बता रही है वह इतना आसान नहीं है कि हम यूं जाकर पता करें, और हम सब जानते हैं कि वह ब्लैक लेडी की टीम है, चाहे स्मगलिंग हो या फिर कोई ट्रक लाना हो, इसमें वह काफी तेज है। अगर चाहकर भी पता करना चाहे तो हमारे आदमी कहाँ और कब मारे जाएंगे किसी को पता तक नहीं चलेगा, इसलिए आप यहाँ से जाए और किसी और को ढूंढ लीजिए, ये काम हम नहीं कर सकते। सामने सिंगल सोफे पर बैठे आदमी ने कहा। उसके गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथों के उंगलियों में मोटी मोटी रिंग। उसे देखकर ये कोई भी कह सकता है वह इंसान से कम सोने की दुकान लग रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय उसके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनका शरीर लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है बाइसेप्स। वही उस आदमी के सामने सिंगल सोफे पर अमृता बैठी थी, किसी राजकुमारी की तरफ। उसके एक पैर दूसरे पैर पर थे और हाथ साइड के रख के उंगलियों इसे टैप कर रही थी। उसकी इस हरकत से सभी की आंखें सिकुड़ गई थी, क्योंकि उनका बॉस सामने बैठा है और ये लड़की उसके बॉस के सामने एटीट्यूड दिखा रही है। कईयों की तो खून खोल रहा था, लेकिन अपने बॉस के कारण चुप थे सभी। नहीं तो एक लड़की उनके सामने अकड़ दिखाई, कोई मर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है, कृपया कोई अपने ऊपर ना ले। ग्रीन अमृता ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी तो उसने बिना उसकी तरफ देखे जैकेट से नोटों की गड्डी निकाल के उसके सामने टेबल पर फेंका। फिर अपने हाथों को उंगलियों को आपस में उलझा के उन्हें बजाते हुए अपने मुंडी को दाएं से बाएं किया और फिर उनकी तरफ देखते हुए कहा, अगर इतने पैसे कम हो तो बातों इतना कह अमृता सोफे से खड़ी हो जाती है। तभी वह आदमी पैरों की गड्डी को अमृता की तरफ सरकते हुए कहता है, तुम हमको कितने भी पैसे दे दो, लेकिन हमने पहले ही कह दिया है कि यह काम हमारे आदमी नहीं करेंगे, तुम किसी और को धो लो। अमृता ने अभी जाने के लिए मुनियों थी, यह बात सुन उसके कदम रुक जाते हैं। तभी वो उनकी तरफ मुड़ के कहती है, अगर यह काम खुद ब्लैक लेडी करने को कह रही हो तो क्या तब भी नहीं करोगे। उसकी यह बात मानो उस जगह को हैरानी और खौफ से भर दिया हो। सभी आदमी उसके तरफ हैरानी से देखने लगे और चेहरे पर उन्हें एक डर सा छा गया था। वही सोफे पर बैठा आदमी झटके से खड़ा हो जाता है और हकला हुए कहता है कि क्या ये सब सच है। अमृता मास्क के अंदर टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, मानो तो सच है, ना मानो तो नहीं है। वह आदमी अपने माथे की पसीने को साफ करके कहता है, मैं समझा नहीं, अगर यह सच है तो फिर भी ब्लैक लेडी खुद इतनी ताकतवर है कि उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, और वो हमारे पास अपने ही लोगों के लिए क्यों आएंगी, यह हम समझ नहीं पाए। अमृता फिर से अपनी मुंडी घुमा के कुछ कहने को होती है कि एक गार्ड बीच के कहता
है भाई, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेडी बॉस को कौन नहीं जानता है, आर्मी से लेकर पुलिस, यहाँ तक कि वह गवर्नमेंट खुद उन्हें अच्छे से जानती है। तो ये लड़की अगर लेडी बॉस होती तो यहाँ क्यों आती, वह आर्मी के पास जा सकती थी। इसके लिए वैसे भी लेडी बॉस ने आर्मी के लिए भी कितने काम किए हैं। असल के रितिका कोई आम लड़की नहीं है, वह एक पहेली की तरह है जो आगे आगे आप सबको पता चल जाएगा। वैसे भी अगर किसी को मारा गया है तो सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं करेंगे ना। उसकी बात पर पॉइंट था जिसे सुन के वह आदमी कहता है सुंदर सही कह रहा है, अगर लेडी बॉस होती तो हम जैसे मामूली गुंडे व जासूसों के पास कभी नहीं आती, वह डायरेक्ट गवर्नमेंट से मदद ले सकती है। और बस अमृता ने बीच में कहा तो सभी शांत हो गया। तभी उसने उस सुंदर नाम के गार्ड को देख के कुछ कहा जिसे सुन सभी के सभी लगभग सदमे में जाने को हो गए। फिर अमृता ने उस सुंदर के पास आके उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये काम तुम करोगे, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे। जितनी जल्दी हो सके मुझे पूरी अपडेट भी दे देना, क्योंकि काम चुराने वाले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। उसकी बात सुन सुंदर ने अपनी नजरें नीचे कर कहा, जी लेडी बॉस। अमृता उसके कंधे को थपथपाते हुए कहती है, गुड। इतना कह वह जाने के लिए मुड़ती है। तभी वहां और मौजूद सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जिसे देख अमृता अजीब स्माइल के साथ बाहर चली जाती ही वह अपने बाइक से फिर से घर की तरफ जाती है। घर पहुंचने से पहले उसने एक गैराज में कुछ बातें कर पैसे दिए और अपनी बाइक वहीं पर छोड़ दी। रात के 1 के आसपास रक्षित स्टडी रूम से बाहर निकल के कमरे में आया तो वहां अमृता नहीं देखा। तो उसने अपने चश्मे निकाल के ड्रेसिंग पर रख करने लगा, लेकिन वहां भी अमृता नहीं थी। फिर बालकनी करी और नीचे जाके भी किया, उसे अमृता कहीं नहीं दिखी। फिर से वह कमरे के आके किसी को फोन कर कुछ कहता है, जिसे सुन दूरी तरफ से आवाज आती है, जी सर, कल से सर्जरी है, लेकिन उससे पहले आपका काम हो जाएगा। रक्षित कहता है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं कल ही आता हूँ। इतना कह उसने फोन कट कर बेड पर रखा और कहा, ये लड़की कहाँ रहा गई, अब तक रात के 1 बजे बज रहे हैं, कहीं हर्ष ने सही तो नहीं कहा, भाग तो नहीं गई। नहीं, मुझसे दूर जाना इतना आसान नहीं है उसके लिए। रक्षित के चेहरे पर तीसरी मुस्कान तैर गई। यह कह तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने गेट की तरफ देख के कहा, लगता है आ गई। इतना कह रक्षित जल्दी से जाके बेड पर लेट गया और ब्लैंकेट डाल के आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा। तभी किसी ने गेट खोल के लड़खड़ाते पैरों से अंदर आता। उसके कदम ऐसे थे जैसे कि वह अभी अभी चलना सीख रहा हो। उसने अंदर आके गेट बंद कर बेड की तरफ बढ़ गया। वही रक्षित बस किसी की आहट महसूस कर रह था। उसने आंखें खोल के देखा, नहीं, कौन है। उसे लग रहा था कि अमृता सोने के लिए बेड पर आ रही है, लेकिन जो शख्स अंदर आया था उसने बैठ के बाजार रक्षित की तरफ मुड़ गया और उसके गेल को दबोच लिया। चैप्टर 20 रक्षित कंट्रोल। रक्षित सोने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेटा था। तभी कोई उस के कमरे के लड़खड़ाते पारों से अंदर आया और बेड के बाजार सीधे उसके तरफ बढ़ गया। रक्षित बस महसूस कर सकता था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। तभी रक्षित को लगा कि कोई उसके ठीक बगल के खड़ा है। वो कुछ करता या समझता किसी ने उसके गले को दबोच लिया, लेकिन फिर भी रक्षित ने अपनी आंखें नहीं खोली बल्कि बंद कर लेटा रहा। असल के जिसने उसका गला पड़ा था उसकी पकड़ कसी नहीं बल्कि ढीली थी, जिस कारण रक्षित ने अपनी आंखें नहीं खोली। मन कर रहा है यहीं पर तुम्हारा गला दबा के मार दूं, सारा खेल ही रही पर खत्म हो जाए, ना पति रहेगा ना पति के चौचकाल से मैं चैन से सो रही पाई हूँ। पता नहीं तुम कहाँ से मेरी किस्मत में लिख गए। अमृता ने रक्षित के गले को अपने हाथों से बदबू कहा। वह बार बार उसके गले को दबाती, लेकिन उसका बल बहुत ज्यादा नहीं लगता। हाँ, यह अमृता ही थी जो इस वक्त घर आए है। खैर, अमृता की बात सुन रक्षित की मुट्ठी कस गई ब्लैंकेट पर, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसका दिल कर रहा था कि वह अमृता की बातें सुने, इसीलिए शांत रहा। वही अमृता ने फिर से कहा, पता है, मैंने सोचा था कि अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी शादी नहीं करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि यह लड़के जो लड़कियों को शादी के बाद अपने इशारे पर नाचते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये क्या पहना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इतना रोक टोक तो कोई नहीं करता जितना यह सब करते हैं। इतना बोल अमृता चुप हो जाती है। कुछ देर रक्षित के चेहरे को देख उसके बेहद करीब झुक जाती है, जिससे रक्षित के दिल की धड़क अचानक से तेज हो गई। वह अंदर ही अंदर अपने आंखों के पुतलियों को घूमने लगा। कभी उसके नाक में कुछ अजीब सी बदबू जाती है, जिससे उसकी नाक सिकड़ गई। उसने थोड़ा सा सूंघ के मन में कहा, क्या ये शराब पी के आई है? ये भी पीती आई है? मुझे पता नहीं था। पता
नहीं, अभी कितने राज खुद के अंदर छुपा रखा है इस लड़की ने, वह खुद से कह यो रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से अमृता की आवाज गई, तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी भी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तुमने मेरी लाइफ क्यों बर्बाद किया? अगर तुम्हें बदला लेना ही था तो जिसने किया था उससे लेना चाहिए था, ना ही मुझसे। क्यों? अच्छा चलो मुझसे ही के ले रहे हो, लेकिन मैं एक बात बोलूं। अमृता बोल के हंसते हुए देखती है और कहती है, तुम मुझे बदला नहीं ले पाओगी, पूछो क्यों? और रुक के वो रक्षित को देखती है, पर जब रक्षित नहीं बोलता तब कहती है, जाओ, अगर तुम क्यों नहीं पूछ रहे तो मैं नहीं बताऊंगी, पर एक बात मेरी कान खोल के सुन, तो मेरे करीब मत आना, नहीं तो अभी बस बाल खींचे थे तुम्हारी हड्डियां तोड़ने में मुझे वक्त नहीं लेगा तुम जैसे लड़कों के। मैं अच्छे से जानती हूँ, शादी करो फिर उनका इस्तेमाल करके फेंक दो, यही करना तुम्हारी फितरत है, तुम एक नंबर के ठरकी हो। अमृता की बात सुन रक्षित को बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर ये लड़की उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? खुद को समझी क्या है? मैं इसे ठरकी दिखाई दे रहूं, यह मेरी हड्डियां तोड़ेगी, ठीक से बोल तो पा नहीं रही है, मुझे तोड़ने चलेगी, मन तो कर रहा है भाई, बताऊं ठरकी कैसे होते हैं? रक्षित यह सब मन में सोच रहा था, इधर अमृता फिर से रक्षित के ऊपर झुक के उसके चेहरे पर अपनी फिंगर को घुमाते हुए कहती है, दिखने में तो ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल थोड़ा सा जैसी लगती है जैसे उनके नाक मोटे मोटे हैं, उसी तरफ तुम्हारे भी है। बस अब तो रक्षित का दिमाग घूम ही गया, आखिर ये लड़की उसके बारे में ऐसे शब्द कैसे बोल सकती है? आज तक किसी लड़की ने उसके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहे हैं, और तो और एक बार कोई देख ले तो सीधे दीवानी हो जाती है, और ये लड़की कह रही है कि उसके नाक सुवर जैसे हैं। गुस्से से रक्षित ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, धड़ाम के साथ अमृता सीधे जाके उसके सीने पर गिरी। रक्षित ने देखा तो अमृता के पैर नीचे और हंस सर ऊपर, उसे देख उसने बड़बड़ा हुए कहा, अभी मुझे सबक कह रही थी, अब इसी सबक पर गिर के कैसे सो रही है, बेवड़ी कहीं कि मुझे मरेगी। इतना कह उसने झटके से अमृता को दूसरी तरफ बेड पर फेंक दिया। वही अमृता नशे में इस कदर थी कि उसे अब कोई होश ही नहीं था। रक्षित के फेंके के बाद जाके आराम से सो गई। वही रक्षित गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुमने इतना सब मेरे बारे में कह दिया, अगर किसी और ने कहा होता तो मैं उसकी जबान खींच चुका होता अब तक, वैसे तो तुम्हारी भी खींच सकता हूँ, मगर तुम तो वैसे भी बेहोश पड़ी गई, जग रही होती तो मैं तुम्हें छोड़ो कोई नहीं, कल देखता हूँ तुम्हें। अपनी बात कह अमृता को वैसे ही छोड़ के रक्षित फिर से सोने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अमृता के हाथों पर गई, जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा। रक्षित ने देखा तो झटके से उठकर बैठ गया और अमृता के हाथों को लेकर देखने लगा, जहां पर काफी सारी चोट लगी थी। उस चोट को देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो किसी चीज को होठ से तोड़ा गया है, या फिर रक्षित ने सोच के कहा, क्या तुम किसी से लड़ाई करके आए हो? उसने हल्के से ही कहा था, लेकिन उसके उल्ट अमृता ने नींद में ही जवाब दिया, आज उसका सर फोड़ के आई हूँ, साला बहुत ज्यादा बोल रहा था। अमृता की बात सुन रक्षित की आंखें सिकुड़ गई, उसने अपना सर हिलाया और बेड से नीचे उतर के फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अमृता के हाथों में पट्टी करने लगा। वही अमृता आई आराम से पेट के बल सोई थी। इस वक्त रक्षित का चेहरा ठीक अमृता के चेहरे के पास में ही था, लेकिन रक्षित ने उसके चेहरे पर ध्यान ना देके पट्टी करने लगा। थोड़ी देर में पट्टी करने के बाद उसने एक नजर अमृता को देखा तो फिर से उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और नजरें अमृता के होठों पर टिक गई, जो पाउच बनाकर सो रही थी। सोते वक्त वह जंगली बिल्ली से क्यूट बिल्ली लग रही। वही अमृता का ये रूप देख रक्षित को अपना गला सूखता हुए एहसास हुआ। उसने अपने गले पर हाथ लग थूक को गटका और मन में कहा, रक्षित कंट्रोल नहीं तो ये जंगली तेरे होठों का वह हाल करेगी, तो उसे क्या फिर किसी और को भी किस करने के लायक कहीं रहेगा। उठ जाए से, लेकिन कैसे मन कर रहे कि इतना बोल। रक्षित अमृता के तरफ झुकने लगा। रक्षित खुद को काबू नहीं कर पा रहा, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आज उसने मौत से खेलने का मन बना लिया और अमृता के होंठ के करीब पहुंच गया। दोनों के बीच में बस 1 इंच का फासला था। तभी अचानक से अमृता ने करवट लेकर सीधी लेट गई, जिससे अनजाने में ही अमृता के होंठ रक्षित के गालों को छू गए। उसके चुने से रक्षित जैसे अपनी जगह पर जम सा गया। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया, जैसे गर्मी के मौसम में कोई धूप में खड़ा हो जाए। उसी तरह रक्षित के हाथों से बॉक्स छूट गया, उसके होंठ तक कांपने लगे। उसकी दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से इतनी तेज हो गई कि रक्षित के माथे पर पसीने की बूंद टपकने लगी। रक्षित ने अपने भावना को कंट्रोल कर बॉक्स वही छोड़ा और वॉशरूम के
अंदर घुस गया वही अमृता हर चीज से बेखबर होकर सो रही थी और अंदर रक्षित अपनी भावनाओं से लड़के थोड़ी देर में बाहर आया। उसने एक नजर भी अमृता को नहीं देखा, सीधे कपड़े पहन के ब्लैंकेट को अपने बॉडी के ऊपर से लेकर नीचे तक धक के सो गया। अगली सुबह सुबह के कुछ 9 के आसपास अमृता की आंखें खुली। उसने कसमसा हुए अपनी नहीं खोल उठक बैठ गई, तभी उसके सिर के तेज दर्द हुआ। अजह फिर से दर्द, एक तो पीने से मन नहीं मानता और ये दर्द पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। रो, उसने इतना ही बोल के वह चुप हो गई और उसके आंखों में आंसू के कतरे आ गए। अमृता ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। रोमी एक तुम थी जिसे पता था कि कब मुझे क्या चाहिए। असल के रितिका जब भी कभी कभी पीती तो रोमी हमेशा से उसके सर दर्द की दवा लेकर खड़ी रहती, बस उसी के आदत से मजबूर अमृता ने उसका नाम ले लिया। वैसे भी कोई जब हमारे दिल के पास होता है, वह कितना भी दूर चल जाए उसकी याद हमेशा साथ ही रहती है। अमृता के होठों पर मुस्कान बिखेरे बेड से नीचे उठने लगी। उसने बेड पर होठ रख उठने की कोशिश करी कि फिर से उसके हाथों में तेज दर्द हुआ, जिससे तुरंत ही उसका ध्यान थूम पर चली गई। उसने हाथ पर बंधी पट्टी को देख कुछ सोचते हुए अचानक से उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई, जिससे अमृता खुद हैरान थी। उसने बड़बड़ाया, मैं स्माइल कर रही हूँ उस सबक के लिए। नोवे हम मैंने थोड़ी जा कहा था कि वो मेरी पट्टी करे। वैसे को एहसास हो गया था कि यह काम रक्षित के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। इतना कह अमृता वॉशरूम में चली गई। वही उसके जाते ही कोई अलमीरा के पास से बाहर आया। एक नजर अमृता को जाते देख के फिर धीरे कदमों से बैठ के नीचे चला गया। अमृता को नहीं पता, लेकिन उसके कमरे में पहले से कोई मौजूद था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।